Hello dear students, this is Anup Kumar Shrivastava. Welcomes you all to our YouTube channel Scholars and Curious. इस वीडियो में मैं आपको किसी भी सेंटेंस में एरर डिटेक्ट करने के इतने श्योर और सर्टेन टिप्स बताने जा रहा हूँ जिनको यदि आप अच्छी प्रकार से एक बार सीख लोगे, समझ लोगे तो किसी भी सेंटेंस में एरर डिटेक्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। भाई पहली बात तो ये समझिए कि एरर्स जो हैं वो सेंटेंस में हर जगह नहीं होती हैं। एरर्स कहाँ होती हैं पहले तो आपको उनको देखना है। देखिए एरर्स देखने के लिए एक देखिए कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब दी गई है हेल्पिंग वर्ब वो उसके अनुसार है या नहीं, प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार है या नहीं, कंजंक्शंस के प्रयोग हो रहे हैं एंड येट बट एटसेट्रा वो सही है या नहीं, एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण वो किस डिग्री में है उस डिग्री में होना चाहिए या नहीं, प्रीपोजिशन के प्रयोग है, एडवर्ब्स हैं समय सूचक शब्द जो समय बताते हैं, स्थान दिशा उनके सही प्रयोग हो रहे हैं या नहीं, कंडीशनल सेंटेंस इनमें भी बहुत एरर होती है इनके प्रयोग, और साथ ही फिर सीक्वेंस ऑफ टेंसेज अगर इनमें नहीं मिलती तो फिर टेंस के सीक्वेंस देखिए। क्या सीक्वेंस है? सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट आता है और प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी आ सकता है, फ्यूचर के साथ फ्यूचर आता है और फ्यूचर के साथ प्रेजेंट भी आ सकता है, लेकिन पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस का ही सेंटेंस होना ज़रूरी है। तो ये तो वो जगह है जहाँ पर आपको एरर स्पॉट करनी है ना। अब एरर स्पॉट करने के लिए हमको क्या स्टेप्स काम में लेने वो देखिए आप कि जब आप एरर स्पॉट करते हो तो आपको दो स्टेप्स में काम करना है। पहले स्टेप में आपको क्या देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब है या नहीं, सब्जेक्ट प्रोनाउन का जो एग्रीमेंट होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का उपयोग है या नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच एटसेट्रा इनका प्रयोग सही है या नहीं, और टाइम एडवर्ब समय बताने वाले शब्द हैं जैसे यस्टरडे, नेक्स्ट मॉर्निंग, सो फार, टिल, अनटिल इनका प्रयोग सही प्रकार से हो रहा है, टिल नाउ वगैरह इनका प्रयोग सही प्रकार से हो रहा है या नहीं। पहले स्टेप में आपको ये देखना, और सेकंड स्टेप में देखना है फिर एडजेक्टिव्स का प्रयोग है, प्रीपोजिशन के प्रयोग हैं वो सही है यानी, कंजंक्शंस कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग यदि हो रहा है तो सही है या नहीं, टेंस सीक्वेंस सही है या नहीं, ये सेकंड स्टेप में देखते हैं। तो हम इस वीडियो में फर्स्ट स्टेप में जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से उनको चेक करते हैं, ठीक है ना। तो अब कुछ ये जो एग्जाम्पल है इनके तरीके से समझिए पहले इनके आधार पर। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि द मेंबर्स ऑफ द जूरी हैज़ डिसाइडेड, जूरी के सदस्यों ने तय किया, टू गिव देयर वर्डिक्ट अपना निर्णय देने का, इमीडिएटली आफ्टर तुरंत बाद में, किसके बाद में, हियरिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ द पार्टीज़ दोनों पक्षों के बयान सुनने के तुरंत बाद में निर्णय देने का निश्चय किया। किसने? द मेंबर्स ऑफ द जूरी, जूरी के सदस्यों ने। अब यहाँ पर देखिए द मेंबर्स ऑफ जूरी ये चल रहा है प्लूरल, प्लूरल में ना सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई है यहाँ पर, हैज़। मिल गई एरर। तो कुछ तो ऐसी सिंपल सी होती है, इनमें ध्यान देना है आपको क्योंकि ये हैज़ सिंगुलर का है और इसका प्लूरल होता है हैव, तो यहाँ पे हैव होना चाहिए था, हैज़ की एरर है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, मैरी कॉम वॉन 7 इंटरनेशनल मेडल सो फार, मैरी कॉम अभी तक 7 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी है, एज वेल एज 10 नेशनल अवार्ड्स और साथ ही साथ 10 राष्ट्रीय पुरस्कार हैव ब्रॉट हर, इन पुरस्कारों ने उसे ला दिया है टू द टॉप, शिखर पर, साथ ही साथ 10 राष्ट्रीय पुरस्कारों ने उसे शिखर पर ला दिया, ठीक है ना। अब देखिए मैरी कॉम वॉन सेकेंड फॉर्म चलती है, अभी तक तो कोई एरर डिटेक्ट नहीं हो सकती। 7 इंटरनेशनल मेडल्स, इनमें 7 इंटरनेशनल मेडल इनमें कुछ नहीं मिलती, बस 7 के साथ मेडल्स आ रहा है, ये नाउन की हो सकती है लेकिन मेडल्स है 7 के साथ मेडल्स भी। अब देखिए टाइम एडवर्बियल दे रखा सो फार दिया गया ना। अब सो फार ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, और जबकि यहाँ पर वर्ब दी गई है सेकेंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट की है, तो ये मैरी कॉम वॉन नहीं, मैरी कॉम हैज़ वॉन होना चाहिए, ठीक है। सो फार दे रखा है ना तो हैज़ वॉन, टाइम एडवर्ब के हिसाब से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि जैसी टाइम एडवर्ब है उसके हिसाब से वर्ब होनी भी चाहिए, तो यहाँ पर हैज़ वॉन होगी। फिर अगला देखिए, पीपुल शुड बाय इंडिजिनस गुड्स, पीपुल दे रखा है, शुड का प्रयोग हो सकता है, पीपुल एक वचन बहुवचन सभी के साथ शुड का होता है। फिर शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सभी मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे मॉडल कुछ भी हो, सही चल रहा है। इंडिजिनस गुड्स इनमें कोई एरर डिटेक्ट होती नहीं है। लोगों को स्वदेशी सामान खरीदना चाहिए,
एंड बायकॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, ये शुड का प्रयोग चल रहा है ना, फर्स्ट फॉर्म, फॉरेन गुड्स, और विदेशी सामान का बहिष्कार करना चाहिए, टू मेक आवर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो पीपुल शुड बाई, ये पूरा वाक्य सही था, एंड बायकॉट ये फर्स्ट फॉर्म है, फॉरेन गुड्स, टू मेक, अब यहाँ पे देखिए प्रोनाउन, ये प्रोनाउन क्या किया गया है, आवर, और जबकि सब्जेक्ट क्या है, पीपुल, बहुवचन। पीपुल, पीपुल के लिए अपने की अंग्रेजी होगी देयर, जितने भी प्लूरल होते हैं उन सब के लिए अपने की अंग्रेजी होती है देयर, THEIR, देयर, अपने की अंग्रेजी है ना, सब सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे मैंने अपना तो आई के साथ माई लग जाएगा, हमने अपना तो वी के साथ आवर लगेगा। पीपुल, लोग अपने, तो लोग प्लूरल है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए, और ये है आवर, प्रोनाउन की मिस्टेक थी, ये एरर मिल गई। फिर अगले वाक्य में देखिए, हाउ कैन यू मेक ए पिक्चर, आप एक तस्वीर कैसे बना सकते हो, कैन का प्रयोग है, यू के साथ आ सकता है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, पिक्चर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऑफ सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे किसी व्यक्ति की आप तस्वीर कैसे बना सकते हो। अबाउट हुज यू हैव नो इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। नोर हैव यू एवर सीन हिम, ना कभी आपने उसको देखा है, ऐसे व्यक्ति की तस्वीर कैसे बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पहले में कोई दिक्कत थी नहीं, ऑफ सच ए पर्सन ठीक है। अबाउट हुज, और हुज के तुरंत बाद में क्या मिल रहा है, यू, प्रोनाउन, तुरंत बाद में प्रोनाउन है तो हुज का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि हुज के बाद में तो नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पर ये हुज की गलती है ना, हुम होना चाहिए, यहाँ पर हुज की जगह क्या होना चाहिए, हुम होना चाहिए। इसके बारे में सीखेंगे हम आगे इसी वीडियो में, आगे मैं आपको हुज और हुम के इतने सटीक तरीके से मैं समझाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं इनका प्रयोग, इनकी एरर आने पर आप तुरंत इनको पहचान लोगे। फिर अगला सेंटेंस देखिए, वन शुड बी केयरफुल व्हेन ही इज क्रॉसिंग ए बिजी लेन, व्यक्ति को सावधान होना चाहिए जब वह किसी व्यस्त सड़क को पार कर रहा हो, पर्टिकुलरली इन ए सिटी, विशेष रूप से शहर में। अब वन इसका सब्जेक्ट चल रहा है, शुड बी केयरफुल व्हेन ही, अब देखिए वन के साथ ही का प्रयोग गलत है, वन के साथ ही और शी का प्रयोग नहीं होता है ना, वन के साथ या तो वन ही आता है और या फिर वंस का प्रयोग होता है। वन का मतलब कोई, तो थर्ड पर्सन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ही और शी दोनों के लिए आता है, तो आप वन के लिए ही अथवा शी का प्रयोग नहीं कर सकते, तो वन के लिए ही का प्रयोग है इसमें, ये गलती हो गई, ये एरर हो गई। अब देखिए अलग अलग मैं आपको समझा रहा हूँ कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, कि सब्जेक्ट के रूप में यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय, जिनको हम गिन नहीं सकते, है ना, जो गिनी नहीं जा सकती, जैसे टाइम है, मनी है, विजडम है, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, ये ऐसी क्रियाएं, ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल है। इसके अलावा जितने भी लिक्विड है, वाटर है, मिल्क है, टी है, सूप है, जूस, सिरप, ये सब अनकाउंटेबल है। जितने मेटल्स हैं सब अनकाउंटेबल में जाते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब अनकाउंटेबल में जाते हैं। उन्हीं के साथ मैं कुछ और शब्द भी दे रहा हूँ आपको, देखिए ये जितनी भी नाउन आप देख रहे हो, एकोमोडेशन, एडवाइस, बैगेज, बिहेवियर आदि, ये अन्य भाषाओं में तो प्लूरल हो सकती हैं, लेकिन ये सभी नाउन्स अंग्रेजी में सिंगुलर मानी जाती हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएंगे, ये अनकाउंटेबल है। एकोमोडेशन माने आवास, एडवाइस माने सलाह, बैगेज माने सामान, बिहेवियर माने व्यवहार, ब्रेड, ये ब्रेड के लिए आया, डबल रोटी के लिए, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल में आती है ना। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये सिंगुलर बनेगा, इसका ब्रेड का बहुवचन नहीं बनता है। फिर फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, न्यूज़, प्रोग्रेस, उन्नति, ट्रैफिक, ट्रेवल, ट्रबल, वेदर माने मौसम, वर्क माने कार्य, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन हैं। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। वर्क, वर्क माने कार्य, तो देखिए वर्क यदि कार्य के रूप में आया तो सिंगुलर है। अब यदि वर्क किसी वाक्य में किसी लेखक या कवि की रचनाओं के लिए आए, पुस्तकें, रचनाएं, कवि की कविताएं, लेखक की रचनाएं, तो उस अर्थ में ये प्लूरल होता है। बाकी वर्क अगर कार्य के लिए आया है तो ये अनकाउंटेबल होता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, एक बार लिख के देख लेना कॉपी में और याद कर लेना, इनको ध्यान रखना, यहाँ पे एरर मिल जाती है आप। फिर पुलिस, पब्लिक, कैटल, पोल्ट्री, कैवेलरी, पीजेंट्री, मिलिट्री, जेंट्री, ये देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन ये सभी नाउन प्लूरल हैं, बहुवचन है। पुलिस, पीपुल, कैटल माने मवेशी, पोल्ट्री माने घरेलू मुर्गे मुर्गियाँ,
कैवेलरी घुड़सवार सैनिक, पीजेंट्री किसान जनता, मिलिट्री माने सेना, जेंट्री माने शरीफ लोग, ये सभी प्लूरल नाउन हैं। इनके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। फिर सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स, बाइनोकुलर्स, पैंट्स, जीन्स, प्लूरल, हिंदी अर्थ लिखे हुए इनके। ये वस्तुएं तो एक ही है। सीजर्स माने कैंची, स्पेक्टेकल्स माने चश्मा, ट्राउज़र्स माने पायजामा, शॉर्ट्स माने नेकर, बाइनोकुलर्स माने दूरबीन, पैंट्स माने पैंट, जीन्स माने जीन्स पैंट। ये सभी वस्तु तो एक ही, लेकिन इनके साथ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट हों तो इनका ध्यान रखना। अब इनके देखो फ्रेज जोड़ते हैं इनके पहले, उनका ध्यान दो। जैसे ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ। ये जो फ्रेज हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ काम करते हैं। ए ग्रेट डील ऑफ बहुत सारा, गुड डील ऑफ बहुत सारा, अमाउंट अच्छी मात्रा में, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। अतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। याद करना इसको, है ना, लिख लिख के याद कर लेना, कॉपी में एक बार नोट कर लेना। फिर कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, है ना, तो कुछ इनको 4 भागों में बांटा गया। कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, ऐसे करके इनको 4 भागों में बांटा गया। तो पहले सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन, अदर, एनोदर, ईच, एवरी, इनफ, लिटिल, लेस, मच। फिर एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। फिर एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। फिर नोबडी, नो वन, नथिंग। और समबडी, समवन, समथिंग। ये सभी प्रोनाउन सिंगुलर हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, कुछ प्लूरल होते हैं जैसे सेवरल, मैनी, फ्यू, फ्यूअर, अदर्स, दे। सबके हिंदी अर्थ सामान्य हैं और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इनके हिंदी अर्थ में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी आपको। सेवरल अनेक, मैनी माने कई, फ्यू माने कुछ, फ्यूअर माने बहुत कम, अदर्स अन्य, दे माने वे। तो ये सभी प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इनके साथ प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, क्योंकि ये दोनों के लिए काम करते हैं। तो यदि ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच ऐसे यदि सब्जेक्ट हो तो फिर इसमें आपको वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की एरर ढूंढने की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें तो सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच ये दोनों के लिए काम करते हैं। और बोथ, आइदर और नाइदर, ये 3 प्रोनाउंस, ये 3 केवल 2 वस्तुओं के लिए ही काम करते हैं, ध्यान रखना है। बोथ, आइदर एवं नाइदर 2 के लिए, सेंटेंस में स्पष्ट रूप से पता चलना चाहिए, सिर्फ 2 के लिए। बोथ का मतलब दोनों, आइदर का मतलब 2 में से एक, और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। ये केवल 2 नाउन के लिए आएंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। बहुवचन के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ 2 के लिए आते हैं। तो बोथ तो प्लूरल है, बोथ के साथ तो प्लूरल नाउन हेल्पिंग वर्ब वगैरह वर्ब लगेगी, और आइदर अथवा नाइदर के साथ सिंगुलर काम करती है। तो ये 2 के लिए काम करते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर और फ्रेज देखिए, जैसे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इनके बाद में जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन इनके बाद में आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। ईच ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होगा, आइदर ऑफ के बाद में भी, नाइदर ऑफ के बाद में भी। नाउन तो प्लूरल होंगे, लेकिन इनके बाद में आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, है ना। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखिए, ईच ऑफ दी के बाद में स्टूडेंट्स नाउन तो प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब वास। ठीक है, ये ध्यान रखना। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद में नाउन तो प्लूरल होती है, लेकिन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है। इसी प्रकार वन ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद भी नाउन तो प्लूरल ही होता है, लेकिन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे वन ऑफ माई ब्रदर्स, अब ब्रदर नहीं, ब्रदर्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों में से एक भाई। वन ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों में से एक भाई, और यहाँ पे ये वर्ब सिंगुलर है, लिव्स, रहता है इन यूएस। तो नाउन या जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन इनके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर होगी। वर्ब सिंगुलर का मतलब वर्ब के साथ एस या एस जुड़ गया तो सिंगुलर हो गई, वर्ब सिंगुलर होगी और नाउन प्लूरल होता है, ये ध्यान देना है आपको। अब एक विशेष बात का ध्यान दो कि वन ऑफ दी या नन ऑफ दी, इनके साथ नाउन प्लूरल होता है और आने वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, परंतु वन ऑफ दी या नन ऑफ दी के बाद में यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, हु, हुम, हु, वी, हुज, विच, दैट आदि,
यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लूरल होगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है ना, अपने एंटीसीडेंट के अनुसार काम करता है। एंटीसीडेंट का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आई हुई संज्ञा, जिसके लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन काम में आए। भाई रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है जो कि, जो कुछ, ये इसके अर्थ होते हैं। तो जो कि, जो कुछ जिसके साथ जुड़ रहा है, जिस नाउन के साथ जुड़ रहा है, वो इसका एंटीसीडेंट हो गया। तो वन ऑफ दी, नन ऑफ दी, इनके बाद में यदि रिलेटिव प्रोनाउन आए तो जनरली वर्ब प्लूरल हो जाती है ना। जैसे देखिए वन ऑफ द इश्यूज, अब यहाँ पे विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन काम मिले। वन ऑफ द इश्यूज विच वर, अब देखिए यहाँ पर ये प्लूरल है। विच वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग, वे मुद्दे जो उस मीटिंग में डिस्कस किए गए, उस मीटिंग में डिस्कस किए गए थे, यहाँ पे वर हो गया। अब वाज रेज्ड बाई, उनमें से एक मुद्दा, वन, उनमें से एक मुद्दा वाज रेज्ड बाई मी, मेरे द्वारा उठाया गया, यहाँ पर आकर सिंगुलर आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में यदि आ रही है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। और इस बात को ध्यान से याद रखना है, यहाँ अक्सर आपको एरर मिल ही जाती है, यहाँ पे एरर छोड़ते है ना। वन ऑफ दी, नन ऑफ दी के साथ यदि रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी, यहाँ सिंगुलर नहीं है। अगर यहाँ पे सिंगुलर हो तो वो एरर बन गई, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार ए वैरायटी ऑफ तथा दी वैरायटी ऑफ। ए वैरायटी ऑफ माने अनेक प्रकार, दी वैरायटी ऑफ माने प्रकार। तो ये इन दोनों के साथ भी नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन ए वैरायटी ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगी और दी वैरायटी ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है। ए वैरायटी ऑफ प्लूरल है, दी वैरायटी ऑफ सिंगुलर है। ए वैरायटी ऑफ प्लूरल है और दी वैरायटी ऑफ सिंगुलर है, ये ध्यान रखना है ना। जैसे ए वैरायटी ऑफ हैंडमेड स्केचेस, देखिए यहाँ पर प्लूरल चल रहा है, ए वैरायटी ऑफ हैंडमेड स्केचेस, और यहाँ पे ये वर आया है ए वैरायटी ऑफ होने के कारण, प्लूरल है, ठीक है। ए वैरायटी ऑफ हैंडमेड स्केचेस, अनेक प्रकार के हस्त निर्मित स्केच वर डेमोन्स्ट्रेटेड, प्रदर्शित किए गए थे, इन द एग्जीबिशन, प्रदर्शनी में। तो ए वैरायटी ऑफ बहुवचन। अब दी वैरायटी ऑफ आइटम्स, सामानों का प्रकार, इन ए शोरूम, एक शोरूम में, मैक्स एवरीवन कन्फ्यूज्ड, प्रत्येक व्यक्ति को या सभी को भ्रमित कर देता है। द वैरायटी ऑफ आइटम्स, द वैरायटी ना प्रकार, द वैरायटी ऑफ आइटम्स। अब देखिए यहाँ पे भी नाउन, ये तो आपको प्लूरल ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है। दी वैरायटी होने के कारण वर्ब सिंगुलर है, यहाँ पे ए वैरायटी होने के कारण प्लूरल है और दी वैरायटी के कारण सिंगुलर है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ए वैरायटी के साथ प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है और दी वैरायटी के साथ सिंगुलर आती है। अब एक खास बात, बहुत बार वाक्य के अंतिम स्थिति में लोट्स का प्रयोग किया जाता है। अब लोट्स का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत ज़्यादा, परंतु लोट्स के बाद में यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग हो, इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो, तो लोट्स के पहले सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लूरल नहीं। जबकि लोट्स का मतलब तो बहुत सारा ही होता है, लेकिन लोट्स के बाद में यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो उसके पहले वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, है ना। जैसे देयर इज लोट्स टू डू, अब लोट्स के बाद में टू डू इन्फिनिटिव है, तो इसके पहले ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। एक दो बार आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। इन बातों को याद रखो, एरर इन्हीं के आसपास घूमती रहती है, इससे बाहर नहीं जाती है, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए ए नंबर ऑफ और दी नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ यानी अनेक, ये प्लूरल है, और दी नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या, ये सिंगुलर है। तो इन दोनों के साथ नाउन तो प्लूरल ही होगा, लेकिन ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, जबकि दी नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ए नंबर ऑफ अनेक, बहुत सारे, और दी नंबर ऑफ का मतलब संख्या। जैसे देखिए एग्जांपल, दी नंबर ऑफ मेंबर्स इन द जूरी, जूरी में सदस्यों की संख्या, जूरी में सदस्यों की संख्या इज 10, 10 है, 10 है। जूरी में सदस्यों की संख्या 10 है, इज, ठीक है। अब इसी प्रकार ए नंबर ऑफ मेंबर्स
वर एब्सेंट ए नंबर ऑफ मेंबर, अनेक बहुत सारे मेंबर सदस्य वर एब्सेंट अनुपस्थित थे, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल और दी नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है। याद रखना इस बात को, या एरर डिटेक्ट करते समय आपको छोटे छोटे फ्रेज ध्यान में रखने। कॉपी में इस जो बातें आप इसमें देख रहे हो नोट्स के रूप में, इनको अपनी कॉपी में उतार लेना। आप अपने हाथ से लिखोगे तो एक बार और याद हो जाएगी, एक बार तो पढ़ने से थोड़ा सा कम याद होता है, इनको लिख लो और आप नोट डाउन कर लोगे इनको तो आपको अच्छी याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक और नियम देखिए, दो नाउन और प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तो प्राय प्लूरल हो जाते हैं और इनके बाद में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है। लेकिन एंड से जुड़ने वाले दोनों नाउन या प्रोनाउन किसी एक ही चीज़ को रिफ़र करें तो फिर वो सिंगुलर ही रहते हैं, फिर प्लूरल नहीं बनेंगे। जैसे एग्जांपल पर देखिए, टाइम एंड मनी आर नॉट एनीबडीज स्लेव, समय और धन किसी के गुलाम नहीं है। दो चीज़ें हैं, किसी के गुलाम नहीं, स्लेव माने गुलाम, किसी के गुलाम नहीं है, तो अब यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। और टाइम एंड मनी इज द नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम, समय और धन वर्तमान समय की आवश्यकता है, आवश्यकता है नहीं, आवश्यकता है, इज द नीड, और यहाँ पे इज आ गया। ये दोनों मिलकर आवश्यकता को ही बता रहे हैं, टाइम एंड मनी। तो दोनों मिलकर एंड से जुड़ने वाले दोनों नाउन या प्रोनाउन मिलकर एक ही चीज़ को रिफ़र करें तो सिंगुलर ही रहता है, अलग अलग रिफ़र करें तो वो प्लूरल हो जाता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान देना है आपको इस बात पर, एंड से जुड़ने वाले दो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ टाइम एडवर्ब, यानी कि समय सूचक जो शब्द हैं उनके अनुसार किस प्रकार क्रिया अथवा सहायक क्रिया आनी चाहिए। तो कुछ तो साधारण टाइम एडवर्ब जैसे ऑलवेज है, नेवर है, समटाइम्स, ऑफन, डेली, इन सब के हिंदी अर्थ आपको आते होंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वैसे भी आप ये सामान्य से मीनिंग है। ऑलवेज माने हमेशा, नेवर माने कभी नहीं, समटाइम्स माने कभी कभी, ऑफन माने प्राय, डेली माने रोज़, एवरीडे माने प्रतिदिन, जनरली सामान्यतः, यूजुअली आमतौर पर, मोस्ट ऑफनली अधिकतर, रेयरली माने बहुत कम, स्केर्सली माने मुश्किल से बहुत कम, सेल्डम यदा कदा। ये जितने भी टाइम एडवर्ब आप देख रहे हो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। अगर इनमें से कोई टाइम एडवर्ब है तो उसकी क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की होनी चाहिए, यानी कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस अथवा ई एस होना चाहिए। ये सामान्य नियम है, ये ऐसा कभी कभी ऑलवेज वगैरह है ना किसी अन्य टेंस में भी दे देते हैं, लेकिन ये एक सामान्य नियम, इस पहले आप इस आधार पकड़ के रखो, ये बेसिक बातें हैं, इनको पकड़ के रखो आप, आगे की बात अपने आप समझ में आती है। फिर सेंटेंस जब समझ में आने लग जाएगा तो एरर अपने आप डिटेक्ट होगी। बेसिक बातें इनको दिमाग में रखो। ये जितनी भी एडवर्ब हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हैं। तो अगर बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। यदि आई है, मैं आई, तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। और जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ एस या ई एस लगा हुआ होगा। और यदि नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो या तो डू नॉट का प्रयोग होगा या डज नॉट का। आई तथा बहुवचन के लिए डू नॉट का और एक वचन सब्जेक्ट के लिए डज नॉट का प्रयोग होगा। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है इन टाइम एडवर्ब का। फिर एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, स्टिल, नाउ, दीज डेज, नाउ ए डेज, ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। एट दिस टाइम माने इस समय, एट प्रेजेंट माने वर्तमान समय में, स्टिल, स्टिल माने अभी तक, एडवर्ब भी है। स्टिल माने अभी तक, नाउ माने अब, दीज डेज माने इन दिनों, नाउ ए डेज माने आजकल, है ना। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में, ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। अतः इनके साथ इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी का प्रयोग होना चाहिए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की टाइम एडवर्बल्स हैं और इन सभी के साथ इज, एम, आर, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल नाउन के साथ आर, सहायक क्रिया और वर्ब आईएनजी का प्रयोग होना चाहिए। देख लो आप इसमें एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट आदि एडवर्ब मिलते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसी प्रकार ऑलरेडी, यट, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। ऑलरेडी माने पहले से, यट माने अभी तक, जस्ट माने अभी, जस्ट नाउ माने अभी अभी, रिसेंटली माने अभी हाल में, सो फार माने अब तक, टिल नाउ का मतलब भी अब तक। ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। अगर ये टाइम एडवर्ब शब्द मिलते हैं आपको तो हैज़ अथवा हैव सहायक क्रिया होनी चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। सिंगुलर के साथ हैज़ और आई तथा बहुवचन के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए।
इसी प्रकार यस्टरडे, प्रीवियस के साथ टाइम, जैसे प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीक, प्रीवियस नाइट। इसी प्रकार लास्ट के साथ टाइम, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर। लॉन्ग एगो, एगो, है ना। एवं पास्ट का समय, जैसे इन 2010 या इन माई चाइल्डहुड या इन ओल्डन डेज। ऐसे पास्ट को डिनोट करने वाले कोई भी अगर फ्रेज है या एडवर्ब हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। और पास्ट इंडेफिनिट का होने के कारण उसमें आपको देखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, है ना। और यदि वह वाक्य नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव है तो डिड, नेगेटिव है तो डिड नॉट का प्रयोग होगा। और ये ध्यान रखना है, डिड का प्रयोग हो तो उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। डू, डज और डिड, डू, डज और डिड, इन तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी प्रकार फ्यूचर में टाइम दे रखा हो, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इन 2025 एट्सेट्रा, तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बन जाएगा। इसमें शैल अथवा विल सहायक क्रिया लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। आई तथा वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। ये तो देखो सिंपल फ्यूचर में हो गया, प्योर फ्यूचर भी कहते हैं इसको। और कभी कभी आपने उल्टा भी देखा होगा, आई तथा वी के साथ विल, जैसे आई विल बीट यू, है ना। आई विल गिव यू ए कॉस्ट गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। ऐसे कुछ आपने विल के साथ भी देखो। तो ये सेंटेंस कहलाते हैं कलर्ड फ्यूचर। कलर्ड फ्यूचर में क्या होता है कि कोई वादा किया जाता है, कोई डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, कोई थ्रीट, धमकी दी जाती है। ऐसे जो वाक्य होते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, चुप हो जाओ, तो ऐसा कोई वाक्य बनता है तो वो कलर्ड फ्यूचर हो जाता है। और कलर्ड फ्यूचर में उल्टे हो जाते हैं, आई तथा वी के साथ विल आता है, बाकी सभी के साथ शैल आता है। तो ये तो कोई एरर डिटेक्ट होने वाली बात नहीं हो, ये तुम सेंटेंस में आपको देंगे। पर ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर में यदि आपको समय दिया गया हो तो वो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का हो जाता है और शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब एक खास बात है, बाई प्रीपोजिशन के बाद यदि टाइम हो, जैसे बाई दिस टाइम, बाई नेक्स्ट मंडे, बाई 4 PM एट्सेट्रा, तो ये बाई प्लस टाइम वाली जो पहचान है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की होती है। यहाँ पे एरर मिलती है आपको, विशेष रूप से ध्यान देना है। बाई के साथ टाइम देंगे, यहाँ पे बाई का मतलब होता है तक। जैसे बाई दिस टाइम का मतलब इस समय तक, बाई नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब, बाई नेक्स्ट मंडे का मतलब अगले सोमवार तक, बाई 4 PM का मतलब शाम 4 बजे तक। तो ऐसे यदि आपको एडवर्ब मिलती है तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान बनते हैं। तो उसमें शैल हैव का प्रयोग होगा अथवा विल हैव सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। आई तथा वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी प्रकार यदि एट दिस टाइम के साथ फ्यूचर का समय दिया गया हो, एट दिस टाइम भी दिया गया हो और आगे एक एडवर्ब फ्यूचर की भी दी, जैसे एट दिस टाइम टुमारो, अब टुमारो भी दे दिया, एट दिस टाइम भी दे दिया। ऐसे एट दिस टाइम के साथ यदि फ्यूचर का समय दिया गया हो तो ऐसे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस के हो जाते हैं। तो इसमें शैल भी अथवा विल भी का प्रयोग, वही आई तथा वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल भी और वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इन टाइम एडवर्ब्स को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ ऐसे कंजंक्शंस बता रहा हूँ जो अपना स्वयं का अलग नियम रखते हैं। देखो और कंजंक्शंस पे हम बात करेंगे आगे, लेकिन कुछ कंजंक्शंस जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे एज वेल एज है, विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद, लाइक, बिसाइड्स, बट, एक्सेप्ट और इन एडिशन टू। ये कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनके पहले जो नाउन है, इनके पहले, इनके बाद में नहीं, इनके जो पहले नाउन या प्रोनाउन है उसके अनुसार क्रिया अथवा सहायक क्रिया आती है, बाद वाले के अनुसार नहीं आती, ये ध्यान रखना। एज वेल एज मतलब ऐसा कि जैसा, अर्थात की तरह, विद माने के साथ, अलोंग विद माने के साथ साथ, टुगेदर माने साथ साथ, टुगेदर विद के साथ, लाइक माने की तरह, बिसाइड्स माने के अलावा, बट माने परंतु, एक्सेप्ट माने के अलावा, बट का मतलब भी के अलावा होता है यहाँ पर, है ना, परंतु भी होता है, एक्सेप्ट माने के अलावा, इन एडिशन टू का मतलब के अतिरिक्त। ये यदि कंजंक्शन हैं तो इनके पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्रिया अथवा सहायक क्रिया आए, ठीक है। जैसे ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स, अब देखिए एज वेल एज का प्रयोग हो रहा है, उसके पहले ही, तो ही के अनुसार
इज का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, है ना। इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट है, उसके अनुसार वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में देखिए, द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद हिज सबऑर्डिनेट्स, प्रेसिडेंट ये सिंगुलर है, अध्यक्ष, अलॉन्ग विद का प्रयोग हो रहा है, हिज सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स का मतलब अधीनस्थ, नीचे काम करने वाले कर्मचारी, अध्यक्ष अपने सभी अधीनस्थों के साथ इज का प्रयोग हो रहा है, अलॉन्ग विद का ना, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। और ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर एरर मिल सकती है। अध्यक्ष अपने सभी अधीनस्थों के साथ बिजी नाउ इन द मीटिंग, इस समय मीटिंग में व्यस्त है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। फिर एक बात और समझिए, मैनी, मैनी का आपको सबको पता है भाई प्लूरल है, ये बहुवचन सब्जेक्ट होगा और बहुवचन ही हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब भी इसका बहुवचन ही होगा। लेकिन मैनी के साथ तो प्लूरल आता है, मैनी ए अथवा मैनी एन, मैनी ए का प्रयोग हो रहा है अथवा मैनी एन का प्रयोग हो रहा है, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा और उसके साथ लगने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे मैनी आर्टिस्ट्स, अब मैनी के साथ बहुवचन है ना आर्टिस्ट, और यहाँ पे हैव का प्रयोग है, सही है, मैनी के साथ, मैनी आर्टिस्ट्स हैव बीन अवार्डेड ऑन द डे ऑफ फंक्शन, उत्सव वाले दिन अनेक कलाकारों को सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, बिल्कुल सही है। मैनी के साथ बहुवचन है, नाउन भी बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन है। अब आया मैनी ए, मैनी ए के साथ देखिए नाउन ये भी सिंगुलर है और ये गोज ये भी सिंगुलर है। मैनी स्टूडेंट्स, इसके साथ नाउन है ये भी सिंगुलर है और गोज ये वर्ब भी सिंगुलर है। मैनी ए, मैनी ए के साथ नाउन और वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों ही सिंगुलर आती है, इसका विशेष ध्यान देना, एरर मिल सकती है, ठीक है। अब हु, हुज, हुम के प्रयोग समझिए और बहुत ही सटीक तरीके से समझ में आ जाएंगे। इतने ईजी प्रयोग है, एक बार आप ध्यान से सुन लो, कभी गलती नहीं करोगे। देखो हु, हुज, हुम, विच, दैट, व्हाट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ये काम करते हैं। तो इनमें से तीन हु, हुज, हुम, ये तीनों व्यक्तिवाचक नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं, मतलब इनके लिए सब्जेक्ट व्यक्तिवाचक होना चाहिए। ये जितने भी आप रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे हो, हु, हुज, हुम, विच, दैट, व्हाट, इनका अर्थ होता है जो, जो की, जिसका, जिसकी, जिसके, ये अर्थ होते हैं, है ना। तो ये हु, हुज, हुम, इनके पहले व्यक्तिवाचक सब्जेक्ट होना चाहिए, इनका एंटीसीडेंट व्यक्तिवाचक होना, एंटीसीडेंट माने पूर्वगामी संज्ञा, जिसके लिए ये आए हैं, जिसके लिए जो की जुड़ रहा है, जिस नाउन के लिए, जिसके लिए ये हु, हुज, हुम आए, वो व्यक्तिवाचक होना चाहिए। पहली बात, ये व्यक्तिवाचक के लिए काम करते हैं, अन्य किसी सब्जेक्ट के लिए हु, हुज, हुम का प्रयोग नहीं होगा। अब कहाँ हु का प्रयोग होगा, कहाँ हुज का, कहाँ हुम का, उसको ध्यान से समझिए। देखो हु का प्रयोग देखते हैं पहले, कि हु के पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, निश्चित है। तो और ये ध्यान रखना है, यदि आपको हु दे दिया, आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है और हु है, अब हु के तुरंत बाद में देखिए, आपको हु के तुरंत बाद में यदि वर्ब मिलती है तो सही है, हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो प्रयोग सही है, और यदि मॉडल मिलती है तो भी प्रयोग सही है। इन तीन में से कोई एक चीज़ मिलेगी हु के बाद में, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, है ना। सेल, विल, कैन, वे मॉडल हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये है, कोई हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, और वर्ब, मैन वर्ब किसी भी टेंस में मिल सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी, किसी भी टेंस में, लेकिन होनी वर्ब चाहिए वहाँ पर। यदि हु का प्रयोग है तो हु के तुरंत बाद में या तो वर्ब होगी अर्थात क्रिया होगी, या हेल्पिंग वर्ब होगी, या मॉडल होगा, तो ही हु का प्रयोग सही होगा, अन्यथा गलत, वहाँ पे एरर है। जैसे देखिए सुभाष चंद्र बोस, व्यक्तिवाचक संज्ञा है सुभाष चंद्र बोस, और हु का प्रयोग हो रहा है, हो सकता है सुभाष चंद्र बोस है, हु का प्रयोग। अब हु के तुरंत बाद में फॉर्म्ड, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने फॉर्म्ड, गठित की थी या बनाई थी, द आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, वाज ए बंगाली कायस्थ, वे एक बंगाली कायस्थ थे, ठीक है। तो ये हु के तुरंत बाद में वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, हु का प्रयोग सही। फिर दूसरा देखिए, शी इज़ द फर्स्ट गर्ल इन आवर विलेज, ये हमारे गांव की पहली लड़की है। अब लड़की के लिए आ रहा है हु, जो, जिसने या जो, जिसने हैज़ पास, जिसने पास किया है द IAS एग्ज़ाम, IAS एग्ज़ाम पास किया है, ये हमारे गांव की पहली लड़की है। लड़की के लिए आ रहा है हु, और तुरंत बाद में हैज़, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मतलब हु का प्रयोग सही। फिर तीसरा देखिए कि एट प्रेजेंट सुशील सिंह इज़ द ओनली रेसलर हु कैन विन ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। यहाँ पे मैंने हु लगाया है, आप आगे चल के देखोगे कि यहाँ पे दैट आ सकता है, लेकिन मैंने हु का ये बनाया है
तो एट प्रेजेंट सुशील सिंह इज द ओनली रेसलर, वर्तमान समय में सुशील सिंह ही एकमात्र ऐसा रेसलर है, कुश्तीबाज या पहलवान है, हु कैन विन ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, जो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत सकता है। हु के बाद में कैन मॉडल आ रहा है, हु का प्रयोग सही। तो ध्यान दो, हु, हुज, हुम तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए आते हैं। हु का प्रयोग तभी सही होगा जब हु के तुरंत बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब हो, या कोई मैन वर्ब हो, या फिर कोई मॉडल हो, तो हु का प्रयोग सही होता है। अब हु के तुरंत बाद में देख लो सेंटेंस में, अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल है तो हु का प्रयोग सही है, और अगर नहीं है तो वहाँ पर एरर है, तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हुज का प्रयोग देखिए, हुज के पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, निश्चित बात है, लेकिन ये ध्यान दो, हुज के तुरंत बाद में कोई नाउन अर्थात संज्ञा होगी, नाउन संज्ञा, दी नहीं होना चाहिए उस नाउन के पहले, बिना दी के। हुज के तुरंत बाद में नाउन आना चाहिए, बीच में आर्टिकल नहीं। हुज और हुज के तुरंत बाद में कोई नाउन शब्द है, कोई नाउन है, संज्ञा है, तो ही हुज का प्रयोग सही है, अन्यथा नहीं। सेंटेंस में देख लो भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, हुज का प्रयोग हो रहा है, तुरंत बाद में क्या है, हुज के तुरंत बाद में यदि नाउन है तो ही हुज का प्रयोग सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे देखिए, दिस इज द रिक्शा पुलर हुज डॉटर हैज़ क्लियर द CA इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। दिस इज द रिक्शा पुलर, यही वह रिक्शा पुलर है, हुज जिसकी, और डॉटर, देखो यहाँ पर ये डॉटर नाउन है, डॉटर नाउन होता है ना संज्ञा, और हुज के तुरंत बाद में, बीच में दी नहीं आना, दी आएगा तो फिर हुम आ जाएगा, अगर नाउन के पहले दी आ गया तो फिर हुज नहीं आता, फिर हुम आएगा। हुज का प्रयोग तभी सही होगा जब हुज के तुरंत बाद में नाउन हो, तो हुज के तुरंत बाद में डॉटर है, ये हुज का प्रयोग सही है, जिसकी पुत्री ने पहले ही प्रयास में CA एग्जाम क्लियर कर लिया था। अब अगला देखिए, हुम, हुम के पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, निश्चित है, तो व्यक्तियों के लिए आता है, और तुरंत बाद में या तो कोई प्रोनाउन होगा, जैसे यू, वी, दे, ही, शी, इनमें से कोई प्रोनाउन होगा, अथवा दी होगा, दी प्लस नाउन। तो दी याद रखो, यदि हुम के तुरंत बाद में कोई प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इनमें से कोई प्रोनाउन है या फिर दी है, तो ही हुम का प्रयोग सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे देखिए, द बॉय हुम यू स्कोल्डेड, हुम का प्रयोग हो रहा है ना, द बॉय लड़के के लिए आया हुम, और हुम के तुरंत बाद में क्या है, यू, प्रोनाउन है, हुम का प्रयोग सही है। वह लड़का जिसे तुमने कल स्कोल्डेड फटकारा था, टर्न आउट ए थीफ, वो तो चोर निकला, टर्न आउट माने निकला, वह तो चोर निकला, तो यहाँ पर हुम का प्रयोग है। अब दूसरा देखिए, द लेडी इन पिंक साड़ी, गुलाबी साड़ी पहने हुए जो महिला है, हुम जिसको, और हुम के तुरंत बाद में दी आ रहा है ना, है होस्ट, यहाँ पर नाउन है लेकिन बीच में दी आ गया, और दी आ गया तो यहाँ पर हुम का प्रयोग होगा। देख लो आप, सेंटेंस में हुम का प्रयोग है तो तुरंत बाद में क्या है, पहले तो आप ये देखो, हुम के पहले क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो हु, हुज, हुम तीनों के प्रयोग गलत हो गए, वो तो एरर हो गई। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और हुम आ गया, अब हुम के तुरंत बाद में देखो, या तो प्रोनाउन होना चाहिए या फिर दी होना चाहिए, तब तो हुम का प्रयोग सही है, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यूँ आपको हु, हुज, हुम के प्रयोग करने। और उसके बाद में देखिए, दैट का प्रयोग, दैट यूनिवर्सल है, ये हु, हुज, हुम, विच सभी के साथ आ सकता है, लेकिन नियमानुसार। कैसे, सेंटेंस में दैट का प्रयोग कब होगा, जब रिक्त स्थान के पहले सुपरलेटिव डिग्री, मतलब दैट जो है उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री होगी। जैसे देखिए, शाहिद इज़ द बेस्ट एथलीट, शाहिद वह सबसे अच्छा, ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ना, गुड की, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो शाहिद इज़ द बेस्ट एथलीट ऑफ आवर स्कूल, शाहिद हमारे विद्यालय का वह सबसे अच्छा एथलीट है, दैट, ये बेस्ट के कारण, और यहाँ पर दैट का प्रयोग हुआ है, हु का नहीं हुआ। क्यों, वैसे देखो मॉडल है, हु का होना चाहिए, लेकिन हु का नहीं हो रहा, सुपरलेटिव डिग्री के कारण दैट का हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो ना, तो भी दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग ग्रामेरियंस के अलग अलग विचार में, कुछ हु को भी सही मानते हैं, कई जगह मैंने हु भी देखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, रैन और मार्टिन की ग्रामर के अनुसार, जो सबसे अच्छी ग्रामर मानते हैं, उनकी ग्रामर के अनुसार यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसमें हु के स्थान पर दैट का ही प्रयोग होना चाहिए, हु, हुज, हुम, इनके स्थान पर दैट का ही प्रयोग होना चाहिए। ये
माना जाता है। विशेष रूप से हु के स्थान पर तो दैट का प्रयोग होना ही चाहिए। तो वेयर इज़ द मैन दैट सोल्ड यू दिस हेयर ऑयल, वह व्यक्ति कहाँ है, पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो वेयर इज़ द मैन, मैन के लिए आ रहा है और यहाँ पे हु नहीं आ रहा है, दैट आ रहा है। हालांकि देखिए आप यहाँ पे सोल्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हु आना चाहिए नियम अनुसार, लेकिन नहीं आ रहा है, दैट आया है, इंट्रोगेटिव है इसलिए। तीसरा नियम देखिए, यदि एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा का मतलब एक अलग अलग प्रकार के दो एंटीसीडेंट हों तो फिर दैट का प्रयोग होता है। जैसे द मैन एंड द डॉग, अब दो एंटीसीडेंट हो, मैन एंड द डॉग। अब मैन के लिए तो हु आ जाएगा, लेकिन द डॉग के लिए हु नहीं आ सकता, व्यक्तिवाचक नहीं, विच आएगा। अब द डॉग के लिए विच आ सकता, लेकिन मैन के लिए नहीं आ सकता, मैन के लिए हु आएगा। ऐसी बात हो जाए, अलग अलग प्रकार के यदि एक से ज़्यादा एंटीसीडेंट हो तो भी आपको दैट का प्रयोग करना है, तब तो करना ही पड़ेगा, दैट का ही प्रयोग होगा। इसके अलावा एक बात और देखिए, ओनली, ऑल, नथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, द थिंग, इनके बाद में ये दे रखे हैं और इनके बाद में यदि रिलेटिव प्रोनाउन है तो वहाँ पर भी दैट का प्रयोग होना चाहिए, विच आदि का प्रयोग नहीं करते। देखो मैंने एक पीछे बताया आपको, वहाँ पे हु लगा के बताया, ओनली का प्रयोग हो रहा था। तो कुछ ग्रामरियन मानते हैं, तो वो एक कंट्रोवर्सी की बात अलग है, लेकिन मैं आपको नियमानुसार बात बता रहा हूँ, ये ग्रामर के नियम है और एग्जाम में आपके ग्रामर के नियम ही टेस्ट होते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये 5 नियम जो दैट के हैं ना, इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी सही माना जाएगा, क्योंकि आपकी ग्रामर की टेस्टिंग हो रही है। तो ग्रामर की टेस्टिंग हो रही है तो ग्रामर के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अब कोई कुछ मानता है, अलग अलग हैं विचार हैं, कुछ मानते हैं हु को सही मानते हैं, कुछ दैट को, वो मानने वाली बात नहीं होती। एक जो स्टैंडर्ड ग्रामर है उसके अनुसार क्या बात सही है वो सही होना चाहिए। और यदि इस प्रकार ओनली, ऑल, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, द थिंग आदि हो तो उसके लिए भी विच आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हुज, हुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी दैट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे इसमें देखिए, देयर इज़ नथिंग, नथिंग का प्रयोग हो रहा है, इसलिए विच का प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ पर दैट का प्रयोग हो रहा है। और 5वीं बहुत खास बात है, इसको ध्यान रखो, यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में अंतिम फ्रेज में हो तो दैट आएगा, और यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हो जाए तो हुम आएगा। प्रीपोजिशन, ऑफ, अबाउट आदि प्रीपोजिशन है, इनका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हो तब तो हुम आएगा और बाद में हो तो दैट आएगा। याद रखने की बात है, याद भी रखना आप। जैसे देखिए, द बॉय दैट, अब द बॉय के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं है ना, दैट लग रहा है और दैट के बाद में यू प्रोनाउन है, हुम की जगह है, लेकिन चूंकि अब देखिए इसका द बॉय का प्रोनाउन अबाउट यहाँ दे रखा है, सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा आपको ढंग से। द बॉय दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, वह लड़का जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, इज़ माई कज़न, वह मेरा चचेरा भाई, तो दैट आ गया। और यही सेंटेंस देखिए, द बॉय अबाउट हुम, अबाउट को पहले लिख दिया आपने तो हुम आया, अब दैट नहीं आएगा। द बॉय अबाउट हुम यू आर टॉकिंग इज़ माई कज़न, जिस लड़के के बारे में तुम बात कर रहे हो वह मेरा चचेरा भाई है। तो अबाउट, ऑफ आदि जो प्रीपोजिशन है यदि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में अंतिम फ्रेज में दिए जाएं तब तो दैट आएगा, और यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दिए जाएं तो हुम आएगा, नियमानुसार हुम आएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला जो है कंजंक्शन, ये रिलेटिव प्रोनाउन, वो है विच। विच वस्तु के लिए आता है, निर्जीव नॉन लिविंग के लिए आता है, स्थान के लिए भी आ सकता है ना। वैसे स्थान के लिए देखो, जहाँ के लिए वेयर आता है, दो शब्द और हैं, वेयर और वैन, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते, ये रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। वैन माने जब और वेयर माने जहाँ, स्थान के लिए वेयर का भी प्रयोग होता है, जहाँ, है ना। तो ये रिलेटिव एडवर्ब है, हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन है विच, वस्तु के लिए भी आता है, स्थान के लिए भी आ सकता है, नॉन लिविंग के लिए भी आता है, मतलब व्यक्तिवाचक के अलावा लगभग सभी के लिए विच आ जाता है। ठीक है, बस तो व्यक्तिवाचक नहीं है और कुछ है, मेटल है या कुछ भी है तो विच देखो, उसके बाद में क्या है कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। जैसे द रिंग, रिंग वस्तु है ना, इसके लिए विच आ गया, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हु जुम आएगा ही नहीं, विच आ गया। इसी प्रकार द मेट्रो सिटीज़, पहले वाले वाक्य का अर्थ बता देता हूँ मैं आपको। द रिंग विच आई बॉट यस्टरडे, वह अंगूठी जो मैंने कल खरीदी थी, वाज नॉट मेड ऑफ प्योर गोल्ड, वह शुद्ध सोने की बनी हुई नहीं थी, तो अंगूठी के लिए विच। इसी प्रकार देखिए, द मेट्रो सिटीज़, बहुवचन के लिए भी विच ही आता है, इस पे रिलेटिव प्रोनाउन पर एक सिंगुलर और प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो द मेट्रो सिटीज़, वे बड़े शहर, महानगर, विच आर डेंसली पॉपुलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाले हैं, आर मोर पॉपुलेटेड दैन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया, वो भारत के किसी अन्य शहरों से ज़्यादा प्रदूषित हैं। तो द मेट्रो सिटीज़, इसके लिए विच आया, व्यक्तिवाचक नहीं है ना मेट्रो सिटीज़, तो विच का प्रयोग होगा। तो अन्य सभी के लिए विच का प्रयोग होगा। फिर एक और है
रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, मतलब ये किसी के लिए नहीं आता है, कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है, इसलिए या तो ये वाक्य के प्रारंभ में आता है और या फिर एक फ्रेज एक क्लोज पूरा होने के बाद में आता है। जैसे देखिए, वॉट ही सैड एट लास्ट, वॉट माने जो कुछ, ही सैड एट लास्ट जो कुछ उसने कहा, वाक्य के प्रारंभ में जो कुछ उसने कहा, वाज नॉट ऑडिबल वह सुना नहीं जा सका, जो कुछ उसने कहा वह सुन नहीं पाए, तो वाट का प्रयोग पहले है। फिर गिव हिम, ये पूरा फ्रेज कंप्लीट हो गया, गिव हिम एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, गिव हिम उसे दे दीजिए, व्हाट ही वांट्स जो वह चाहता है, व्हाट ही वांट्स जो वह चाहता है, तो एक फ्रेज के बाद में वाट आ सकता है और वाक्य के प्रारंभ में भी आ सकता है, ये ध्यान रखना वाट के बारे में। तो ये थे रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, इनको एक बार पढ़ना ध्यान देना और उसके बाद में आपको लगभग याद हो ही जाएंगे। अब देखिए हम कुछ एक्सरसाइज सेंटेंस हैं उनकी एक्सरसाइज देखते हैं और आप इनमें से एरर डिटेक्ट करेंगे, देख आप भी करते रहिए साथ साथ और मन में सोचते रहिए कि क्या एरर है क्या है ना, जो अभी तक हमने नियम पढ़े। अब ये था स्टेप फर्स्ट जिसमें आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब देखनी है, सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन है ना, फिर टाइम एडवर्बियल्स दे रखे अलग अलग टेंस की, उसके अनुसार क्रिया अथवा सहायक क्रिया है नहीं, और साथ ही साथ रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच, दैट आदि के प्रयोग, इन्हीं पर आधारित ये एक्सरसाइज है फिलहाल, ठीक है ना। तो इस नियम को, इन जो आपको बातें बताइए उनको दिमाग में रखना और उसके हिसाब से आपको ये एरर डिटेक्ट करनी है इनमें, है ना। अब देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। पहला देखिए, वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, आई हैड पुट दैम ऑन द टेबल व्हेन आई वेंट आउटसाइड द रूम, वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, मेरा चश्मा कहाँ है, आई हैड पुट दैम ऑन द टेबल, मैंने उसे टेबल पर रखा था, व्हेन आई वेंट आउटसाइड जब मैं बाहर गया था, द रूम कमरे के, नो एरर, पांचवा हुई। अब देखिए, वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स चीज तो एक ही है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, बताइए भी बात है आपको। और यहाँ पे लग रहा है इज, जबकि होना चाहिए आर, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। हो गई एरर डिटेक्ट, तो ये पहले में। फिर दूसरा देखिए, नन ऑफ देम वर प्रेजेंट इन द मीटिंग यस्टरडे, उनमें से कोई भी मीटिंग में उपस्थित नहीं था, एंड सम ऑफ देम वर आउट ऑफ स्टेशन, और उनमें से कुछ तो शहर के बाहर भी थे। अब नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, ठीक है, ये वन ऑफ, नन ऑफ दी, इनके बाद में ये दैम तो आ गया, लेकिन लगने वाली क्रिया अथवा सहायक क्रिया सिंगुलर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे प्लूरल तरीके, यहाँ पे वाज आना चाहिए, वर है, गलत हो गई, और ये एरर है, वाज आना चाहिए, ठीक है। तीसरा देखिए, एवरीवन इन द हाउस वाज सो बिजी, प्रत्येक व्यक्ति इन द हाउस, घर में, वाज सो बिजी, इतना व्यस्त था, ऑन दैट डे, उस दिन, दैट, अब सो के साथ दैट का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, एवरीवन के साथ वाज आ रहा है, अभी तक तो कोई एरर डिटेक्ट नहीं हो रही। इवन पोल्ट्री वाज नॉट फेड ऑन टाइम, यहाँ तक कि पोल्ट्री, मुर्गे मुर्गियों को भी वाज नॉट फेड ऑन टाइम, समय पर भोजन नहीं दिया गया, ठीक है। अब देखिए, एवरीवन चल रहा था जब तक, बिल्कुल सही चल रहा था काम। अब दैट, दैट के बाद में ये सब्जेक्ट चेंज हो गया, पोल्ट्री। अब पोल्ट्री दिखने में तो सिंगुलर ही है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या दे रखी है, वाज, मिल गई एरर। और यहाँ पर पोल्ट्री के साथ वर होनी चाहिए, वाज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और देखिए कि ए गुड डील ऑफ वर्क हैज़ बीन डन ऑलरेडी, ए गुड डील ऑफ वर्क, वर्क अनकाउंटेबल है कार्य के रूप में, वर्क अनकाउंटेबल है, ए गुड डील ऑफ अनकाउंटेबल के साथ ही आता है, तो इसका मतलब ये फ्रेज सही है, कोई गलती नहीं है। वर्क अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर है, तो हैज़ बीन का प्रयोग हो रहा है, हैज़ बीन डन, पैसिव वॉइस का वाक्य, हैज़ बीन डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। अच्छा खासा कार्य हैज़ बीन डन, किया जा चुका है ऑलरेडी। टू ओवरकम, काबू में करने के लिए, द आफ्टर इफेक्ट्स, बाद में होने वाले प्रभावों को, ऑफ द क्राइसिस, संकट के, इस संकट के बाद के होने वाले प्रभावों को काबू में करने के लिए अच्छा खासा कार्य किया जा चुका है। अब एक गुड डील ऑफ के साथ वर्क है, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। वर्क सिंगुलर, चूंकि अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर है, हैज़ बीन का प्रयोग हो रहा है। पैसिव वॉइस का वाक्य हैज़ बीन डन ऑलरेडी, ये परफेक्ट का है, ऑलरेडी का प्रयोग बिल्कुल सही है, ऑलरेडी के साथ हैज़ बीन आ रहा है, यानी कि टाइम एडवर्बियल के अनुसार सहायक क्रिया भी है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी हो रहा है, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह बहुवचन में दे रखे हैं, इसमें कोई एरर होती भी नहीं है। ऑफ द क्राइसिस, इसमें कुछ नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, तो नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। ऐसे भी वाक्य आएंगे, नो एरर वाले भी आएंगे।
तो आपको इसका भी ध्यान देना है। फिर आगे देखिए, द सेम स्टाफ हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स। यही स्टाफ पिछले 10 वर्षों से इस विद्यालय में कार्य कर रहा है। और अगला है नो एरर। तो द सेम स्टाफ ये सिंगुलर है और यहाँ पे हैव लगा रखा है। हैव तो बहुवचन है, आना चाहिए हैज। द सेम स्टाफ हैज बीन वर्किंग इन दिस स्कूल। स्टाफ ये सिंगुलर के रूप में काम में आती है, तो ध्यान रखना इसके साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। और देखिए आगे एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से खूब समझ में आता है। द गवर्नमेंट हैज़ डन ए गुड जॉब सो फार। देखिए सो फार के साथ हैज़ डन का प्रयोग है, यानी कि सो फार प्रेजेंट परफेक्ट का है और हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म है। द गवर्नमेंट सिंगुलर है, हैज़ का प्रयोग कोई डिटेक्ट नहीं है। सो फार सेवरल प्लान्स एंड स्कीम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। अनेक बहुवचन हो गया, प्लान्स माने योजनाएं, स्कीम्स माने योजनाएं, हैव बीन इम्प्लीमेंटेड लागू की जा चुकी हैं, ये भी सही है, बहुवचन के साथ बहुवचन चल रहा है, प्लान्स स्कीम्स। स्टिल फिर भी देयर आर लॉट्स टू डू, अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ठीक है, अब इसमें देखो आप कहाँ दिख रही है आपको एरर, देखो समझने की कोशिश करो। द गवर्नमेंट हैज़ डन ए गुड जॉब, गवर्नमेंट के साथ हैज़ आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, चूंकि सो फार है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस से सही चल रहा है। सेवरल के साथ प्लान्स आ रहा है, स्कीम्स आ रहा है। हैव बीन बहुवचन हो गया तो हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, लागू की जा चुकी हैं, शुरू की जा चुकी हैं। स्टिल देयर आर लॉट्स टू डू, देखो मैंने बताया था आपको, यदि लॉट्स के बाद में इन्फिनिटिव हो, इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, तो लॉट्स के पहले सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है। और यहां पर क्या है, और ये एरर है, यहां पे इज होना चाहिए। स्टिल देयर इज लॉट्स टू डू, बहुत कुछ किया जाना बाकी, और यहां पर आपको एरर मिल सकती है, आती है ऐसी एग्जाम में एरर, आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब अगला वाक्य देखिए। इट इज ए फैक्ट दैट, यह एक तथ्य है, यह सत्य बात है कि चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट चॉकलेट। अब यहाँ तो आपको पता चल रहा होगा, सिंपल सा है, देखो चिल्ड्रन बहुवचन है, प्लूरल है ना, और इसके साथ लाइक्स सिंगुलर वर्ब दे रखी है, गलत हो गया। चिल्ड्रन प्लूरल के साथ एस और एस नहीं लगता है, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, चिल्ड्रन के साथ लाइक आएगा, सिंगुलर के साथ एस और एस लगता है, प्लूरल के साथ एस और एस नहीं लगता है, तो यहाँ पे लाइक्स की एरर हो गई, लाइक शब्द होना चाहिए। अगला देखिए, द एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड, एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड पैसिव वॉइस का वाक्य है, मनाया गया। एंड द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स वर प्रेजेंट इन इट, और प्रिंसिपल अध्यापकों के साथ उपस्थित था, टू एनकरेज द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए। अब अलोंग विथ का प्रयोग हो रहा है, अलोंग विथ का प्रयोग होता है तो अलोंग विथ के जो पहले सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। पहले है प्रिंसिपल और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, वर्ब, गलत हो गई, एरर है ना, वाज आएगी, प्रिंसिपल सिंगुलर है तो वाज आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द माइग्रेंट लेबरर्स, प्रवासी मजदूर, whom are going to their village on foot, जो अपने गांव पैदल जा रहे हैं, आर फेसिंग ए लॉट ऑफ ट्रबल्स, बहुत सी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, ड्यूरिंग देयर जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान। रिलेटिव प्रोनाउन whom का प्रयोग हुआ है, तो द माइग्रेंट लेबरर्स के साथ whom का प्रयोग हो सकता है व्यक्तिवाचक संख्या के साथ। अब ये सही है या नहीं, इसको देखने के लिए क्या करना है, इसके तुरंत बाद वाला शब्द देखना है। अब तुरंत बाद में तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, जो कि whom का प्रयोग गलत हो गया। हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर हु का प्रयोग होगा, whom का नहीं, है ना। whom का प्रयोग होता है तो क्या होना चाहिए था, या तो प्रोनाउन होनी चाहिए थी, आई यू वी ही शी दे इट, या तो कोई प्रोनाउन होना चाहिए था, या फिर दी, THE, दी होना चाहिए था, तब तो whom का प्रयोग सही था, अन्यथा गलत। तो यहाँ पे whom की एरर है, यहाँ पे हु होना चाहिए। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल देखते जाइए, आपको अच्छा समझ में आता जाएगा। अगला, रमन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया हु हैज अर्न एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज। रमन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया, रमन भारत के महानतम सपूतों में से एक सपूत था, वन ऑफ का मतलब उन अनेकों में से एक, भारत के महानतम सपूतों में से एक सपूत था। हु हैज अर्न एवरलास्टिंग फेम, जिसने चिरस्थायी कभी समाप्त ना होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त की थी, फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज, फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज, वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए, जिसने हमेशा बनी रहने वाली प्रसिद्धि अर्जित की है।
अब देखिए क्या एरर मिलती है आपको, रमन वाज वन ऑफ दी। अब वन ऑफ, नन ऑफ, इनके साथ नाउन तो बहुवचन का होता है, परंतु वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है। ठीक है, अब यहां पे वन ऑफ दे दिया ग्रेटेस्ट, और यहां पे दे रखा है सन, मिल गई एरर। यहां पे सन्स होना चाहिए, नाउन बहुवचन होना चाहिए। ठीक है, द ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया हु हैज अर्न एवर लास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज। तो यहां पर ये सन की मिल रही। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात, ये कंट्रोवर्शियल सेंटेंस है, कहीं से उठाया है मैंने किसी एग्जाम से, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें एरर डिटेक्ट सन की गई है, सन्स की जगह सन लिखा हुआ है ये, जबकि ग्रामर के नियम अनुसार, देखिए एक बात और बताऊं मैं आपको, यदि ग्रामर के नियम अनुसार हम काम करते हैं ना, तो इसमें डबल एरर है, दो एरर है, और ये बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम में आते हैं। एक तो ये सन की गलती होगी, और दूसरा ग्रामर के नियम के अनुसार, वैसे तो सही है, स्पोकन में जनरली सही है वाक्य, लेकिन ग्रामर के नियम अनुसार एक और गलती है, सुपरलेटिव डिग्री चल रही है, यहाँ पे हु का प्रयोग कर रखा है, क्या हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री में हु का प्रयोग नहीं होना चाहिए, दैट का होना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस पीछे पूछे गए किसी एग्जाम से उठाया गया है, तो उसमें सन और सन्स की एरर बताई गई है, और वो उस समय देखा था एक कंट्रोवर्शियल सेंटेंस है, तो आपको डबल एरर है। तो अब पहली गलती यहाँ पर सन्स होना चाहिए, तो भी क्योंकि हु को सही मानते भी हैं, नहीं भी मानते, कुछ ग्रामरियन नहीं भी मानते, कुछ मानते भी हैं, तो वो तो है, लेकिन ये तो सबको मानना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट सन्स होना चाहिए, यहाँ पर सन नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले ये एरर डिटेक्ट करनी है, तो ये थोड़ा ध्यान में भी रखने की बात है, कुछ कंट्रोवर्शियल बातें एग्जाम में आती ही रहती हैं। अब अगला देखिए, दैट ह्यूज डाइनिंग हॉल वाज स्मेलिंग ऑफ द एरोमा ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। वह विशाल डाइनिंग हॉल स्मेलिंग महक रहा था, द एरोमा माने खुशबू से, ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अलग अलग प्रकार के भोजन, एंड द वेराइटी ऑफ डिशेज वर मेकिंग एवरीवन हंग्री, और डिशेज व्यंजनों का प्रकार सभी को हंग्री कर रहा था, सभी भूख जागृत कर रहा था। अब देखिए ए वैरायटी दे वैरायटी के नियम याद करो, ए वैरायटी के साथ प्लूरल वर्ब या है हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, और दी वैरायटी के साथ सिंगुलर होनी चाहिए। अब ये दी वैरायटी का प्रयोग है, और दे वैरायटी के साथ सिंगुलर होनी चाहिए, जबकि क्या दे रखी है, प्लूरल दे रखी है। मिल गया यार, वाज होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। और देखिए आगे, वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप्ड एनी इंटीमेसी विथ ए पैक ऑफ लायर्स। हमें झूठों से कोई घनिष्ठता विकसित नहीं करनी चाहिए, एंड चीटर्स और ठगने वालों से एज वेल, साथ ही हमें झूठ बोलने वालों से, ठगने वालों से घनिष्ठता, मित्रता विकसित नहीं करनी चाहिए। अब इसमें बहुत ही सिंपल सी एरर पड़ी है, क्या, वी शुड नॉट ट्राई, ये शुड नॉट ट्राई फर्स्ट फॉर्म आ रहा है वी के साथ, ये तो ठीक है। देखो डेवलप्ड सेकेंड फॉर्म है, और इसके पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात टू लग रहा है तो यहाँ पे ईडी नहीं आएगा, डेवलप ही आएगा, ये ईडी का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये यहाँ पर एरर है। वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद ए पैक ऑफ लायर्स एंड चीटर्स एज वेल। ठीक है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म के पहले टू कभी नहीं लगता है, एरर। अब आगे देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज स्टडीली इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री। दुर्घटनाओं की मात्रा, अभी यह तो सीधी बड़ी एरर देखिए, द अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आती है, अनकाउंटेबल के साथ आती है, और एक्सीडेंट्स के साथ ए द अमाउंट ऑफ नहीं आ सकता, द नंबर ऑफ आएगा। एक्सीडेंट्स है ना, ये तो काउंटेबल नाउन है, और अमाउंट ऑफ ये तो अनकाउंटेबल के साथ आता, ए नंबर ऑफ आएगा, ए सॉरी दी नंबर ऑफ आएगा, संख्या, दी अमाउंट ऑफ नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, दी नंबर ऑफ, संख्या। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन इज स्टीडीली इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री। दुर्घटनाओं की संख्या हमारे देश में लगातार बढ़ रही है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। तो एक्सीडेंट्स काउंटेबल नाउन है, इसके साथ अमाउंट ऑफ का प्रयोग नहीं हो सकता, दी नंबर ऑफ का प्रयोग होगा, है ना, यहाँ पे एरर पड़ी है। तो यूं अगर आपको ये नियम ध्यान में, मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको याद कर लोगे, एक दो बार वीडियो को देखकर आप ये पहले स्टेप की एरर आसानी से, और ये मुश्किल से 5-10 सेकंड का काम है, विद इन 10 सेकंड आप ये पूरा सेंटेंस देख लेते हो, आप ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है ना।
और कम से कम समय में आप एरर डिटेक्ट, और ये मैं आपको श्योर एंड सर्टेन तरीके बता रहा हूँ, यहाँ जहाँ एरर मिलती है वहाँ आपको फाइंड आउट करना है। अगला देखिए, आई वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड आई वॉज श्योर दे विल गिव द जॉब टू समवन एल्स। आई वॉज वेरी नर्वस, मैं बहुत ही नर्वस था ड्यूरिंग द इंटरव्यू के दौरान, एंड आई वॉज श्योर, और मुझे पक्का विश्वास था, दे विल गिव द जॉब टू समवन एल्स। अब एक नज़र से देखने में तो इसमें कोई एरर नहीं दिख रही है ना, लेकिन देखो पूरा इसका अलग अलग शब्दों के अनुसार, अलग अलग पार्ट के अनुसार देखते हैं। आई वॉज वेरी नर्वस, कोई एरर नहीं है, मैं बहुत नर्वस था, पहला फ्रेज में कुछ, पहले टुकड़े में कुछ नहीं है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू के दौरान कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई वॉज श्योर, और मुझे विश्वास था। अब ये पूरा कौन से टेंस में चल रहा है? पास्ट टेंस में चल रहा है, और यहां पर आपको आके दे दिया दे विल, अचानक फ्यूचर टेंस। ध्यान रखो, पास्ट टेंस के साथ फ्यूचर टेंस का सीधा वाक्य कभी नहीं आएगा, पास्ट के साथ पास्ट का ही आता है। और पास्ट को यदि संभावना में चेंज करना पड़े कि यदि ऐसा होगा, तो विल के स्थान पर वुड हो जाता है। यदि फ्यूचर टेंस की बात जो घटित हो चुकी है और वो पास्ट टेंस में चली गई, और उसको हम यदि फ्यूचर टेंस में कह रहे हैं, तो विल के स्थान पर वुड होगा। जैसे मान लीजिए रामलीला आदि चल रही है और कोई रामायण का पात्र चल रहा है और वो कहता है आज राम रावण को मारेगा। अब ये रावण को मारेगा, मारने वाली बात तो बहुत पहले हो गई, लेकिन वो बात अब वो फ्यूचर टेंस में कह रहा है, तो ये क्या बनेगा? राम वुड किल रावण। वुड किल, विल किल नहीं। ये ऐसी घटना नहीं है कि जो अभी अब हमें पता नहीं है भविष्य में होगी। हमें विल शैल तो उसके लिए लगाना है कि जो होगी भविष्य में, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, उसके लिए लगता है शैल विल। तभी तो इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं मानते, इसको मॉडल मानते हैं। संभावना बताता है, होगा नहीं भी होगा। तो इसलिए ध्यान रखो, पास्ट टेंस के साथ शैल विल का सीधा फ्रेज नहीं जुड़ेगा, और यहां पे विल की जगह क्या होगा? वुड होगा। और ध्यान रखना, ऐसी एरर दे देते हैं, विल के स्थान पर वुड होगा, और यहां पर एरर मिल गई। अब देखिए आगे, वी वर सरप्राइज्ड, हम चकित थे, बाय देयर पिक्यूलियर बिहेवियर्स। अब यहां सीधी आगे देखो बिहेवियर्स, अब कहां आगे बढ़ूं बताओ? अनकाउंटेबल नाउन है बिहेवियर, इसका बहुवचन बन ही नहीं सकता, और यहां बिहेवियर्स दे रखा है, मिल गई एरर। सीधी पढ़ी मिलेगी आपको, ध्यान से पढ़ते चले, नियम तो रखो दिमाग में और पढ़ते चले जाओ। ये नियम भी इतने सारे नहीं बताए मैंने आपको, देखो श्योर एंड सर्टेन बातें बताई जहां एरर मिलेंगी, इनको दिमाग में रखो। एरर सीधी पढ़ी मिलेगी आपको सामने, ज़्यादा दिक्कत की मतलब कठिनाई होगी नहीं आपको। आप जब एरर ढूंढोगे, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी टू फाइंड एन एरर इफ यू विल लर्न द rules which have been taught to you in this video। आप इस वीडियो में बताए गए सभी नियम यदि दिमाग में भर लेते हो, एरर में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए आगे, इट वॉज डिसाइडेड दैट, यह तय किया गया कि द मीटिंग वॉज हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। अब देखो सीधी एरर पड़ी है, द नेक्स्ट मंथ समय दे रखा है, चल रहा है, और मीटिंग वाज हेल्ड ये पास्ट टेंस में दे रखा है, समय सूचक और टेंस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, ठीक है ना। एट द प्री प्लान वेन्यू, पूर्व नियोजित स्थान पर अगले सप्ताह होगी, ये तय किया गया कि होगी। अब होगी में विल तो आ नहीं सकता क्योंकि पास्ट टेंस का वाक्य है, तो क्या आएगा? द मीटिंग वुड बी हेल्ड, वाज हेल्ड की जगह क्या आएगा? वुड बी हेल्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। द ऑफिशियल ऑर्डर विल बी ड्यूली प्रोक्लेम्ड बाय दिस टाइम, आधिकारिक आदेश इस समय तक सबको बता दिया गया होगा। एंड द प्रोजेक्ट विल हैव बीन सबमिटेड, और प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया गया होगा, जमा करवा दिया गया होगा। अब देखिए टाइम एडवर्ब दे रखा है, बाय दिस टाइम, समय के पहले बाय, किसकी पहचान हो गई? फ्यूचर परफेक्ट की। और आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है? विल, मिल गई डिटेक्ट, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है ये तो आपको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट में क्या होना चाहिए? विल हैव और बी का हो जाएगा बीन, थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन ड्यूली प्रोक्लेम्ड। द ऑफिशियल ऑर्डर विल बी की जगह होगा विल हैव बीन, ये होना चाहिए था, जो कि यहां पर एरर, ये टाइम एडवर्ब की एरर है, ठीक है। और देखिए इट इज एस्टिमेटेड दैट, यह अनुमान या आकलन लगाया जाता है कि बाय द एंड ऑफ 2020, 2020 की समाप्ति तक, देखो फिर समझ जाओ आप,
समय सूचक शब्द है और उसके पहले बाई आ रहा है, यानी कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का होना चाहिए। सिंपल सिंपल बात चल रही है। तो अब आगे चल के देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट मिलता है कि नहीं। 2020 की समाप्ति तक द नंबर ऑफ पीपुल डाइंग विद कोरोना, कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या विल बी, ये गलत हो गई, विल बी तो हो ही नहीं सकता, विल हैव बीन क्रॉस्ड 1 मिलियन, विल हैव बीन क्रॉस्ड, और ये पूरा गलत है फ्रेज, विल हैव बीन क्रॉस्ड 1 मिलियन, ठीक है ना। 2020 तक 10 लाख पार कर चुकी होगी ऐसा अनुमान है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो ये बाई प्लस टाइम दे दिया, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस बन गया, ठीक है। और आगे देखिए कि इट इज डिसाइडेड टू कंडक्ट द रिमेनिंग एग्जाम, ये बची हुई परीक्षाएं करवाने का निश्चय किया गया राजस्थान बोर्ड की इन जून 2020 विद फुल सेफ्टी, पूरी सुरक्षा के साथ। तो इट इज डिसाइडेड टू कंडक्ट द रिमेनिंग एग्जामिनेशन ऑफ राजस्थान बोर्ड। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, अब यहाँ पे देखिए शुरू में इट इज डिसाइडेड, यह निश्चित किया जाता है, ठीक है, और वो करवाने का किया गया, तो इट वाज डिसाइडेड टू कंडक्ट का निर्णय लिया गया। इट इज डिसाइडेड टू कंडक्ट द रिमेनिंग एग्जामिनेशन ऑफ राजस्थान बोर्ड इन जून, राजस्थान बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं जून 2020 में करवाने का, संचालित करने का निर्णय लिया जाता है विद फुल सेफ्टी, पूरी सुरक्षा के साथ निर्णय लिया जाता है। ये थोड़ा ऑकवर्ड है वाक्य, निर्णय लिया गया, इट वाज डिसाइडेड, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखो। इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड डिक्रीज ग्रोइंग रेट, बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई विकास दर इज ए मैटर ऑफ डीप कंसर्न, बहुत ही गहरी चिंता का विषय है, विच द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिस्ट्स, जिस पर सरकार और अर्थशास्त्रियों को शुड फोकस ऑन, ध्यान देना चाहिए, नो एरर। अब देखिए इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई, एंड डिक्रीज, अब यहाँ पे डिक्रीज क्यों, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ही होना चाहिए था, डिक्रीजिंग ग्रोइंग रेट, तो ग्रोइंग रेट यहाँ पे गलत। देखो अब क्या प्रश्न कैसे घुमा दिया, इंक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन एंड डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट होना चाहिए था, ग्रोइंग रेट नहीं, ग्रोथ रेट ये होना चाहिए था। इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट होना चाहिए, और तो कहीं गलती है ही नहीं। इज ए मैटर ऑफ डीप कंसर्न सही है, विच से जोड़ा है क्योंकि इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट विच से ही जुड़ेंगी, नॉन लिविंग है, सही जुड़ रही हैं। और इकोनॉमिस्ट शुड फोकस ऑन, जिन पर सरकार और अर्थशास्त्रियों को ध्यान देना चाहिए, आगे तक कोई गलती नहीं है। तो इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट ये होना चाहिए, ठीक है। और देखिए आगे, दिस ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ सम बॉयज एंड सम गर्ल्स, ये ग्रुप कुछ लड़के लड़कियों से बना हुआ था, एंड ईच हैज़ देयर ऑन लैपटॉप, प्रत्येक के पास अपना खुद का लैपटॉप था, ऑन विच दे वर शोविंग देयर प्रोजेक्ट्स, जिस पर वे अपने प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित कर रहे थे। अब देखिए पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, लेकिन यहां पर ये देखिए क्या दे रखा है, हैज दे रखा है, ठीक है ना, गलत। तो ईच हैज देयर ऑन लैपटॉप नहीं, हैड का प्रयोग होगा, प्रत्येक के पास अपना लैपटॉप था, पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है ना, और बीच में हेल्पिंग वर्ब की एरर दे दी। तो ध्यान रखना, माइक्रोली आपको थोड़ा ध्यान देना है, और ऐसी एरर तुरंत ही पता चलेगी आपको। और देखिए, नो कंट्री हैज़ यट इन्वेंटेड एन इफेक्टिव ड्रग ऑफ कोरोना वायरस, ऑल कंट्रीज आर ट्राइंग टू फाइट इट एट इट्स लेवल, किसी भी देश ने अभी तक इन्वेंटेड, आविष्कार नहीं किए, बनाई नहीं है, एन इफेक्टिव ड्रग ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की कोई प्रभावी दवाई अभी तक किसी देश ने नहीं बनाई है। ऑल कंट्रीज आर ट्राइंग टू फाइट इट, सभी देश इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एट इट्स लेवल, अपने। अब देखिए ऑल कंट्रीज, ये तो बहुवचन आ गया, ऑल कंट्रीज ये प्लूरल है, और यहाँ पे प्रोनाउन क्या दे रही है, इट्स नहीं आ सकता, ऑल कंट्रीज के साथ आएगा देयर, THEIR, ऑल कंट्रीज आर ट्राइंग टू फाइट इट्स एट देयर लेवल, THEIR, बहुवचन है ना, इसके लिए इट्स का प्रयोग नहीं होगा, देयर का प्रयोग, ये यहाँ पर एरर थी। और देखिए
इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, प्रत्येक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का एक कर्तव्य है टू रिमेन इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में रहे, एंड प्रोटेक्ट देयर फैमिली एंड सोसाइटी, और अपने परिवार और समाज को प्रोटेक्ट करे फॉर दिस डेडली डिजीज, इस घातक बीमारी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी कोरोना पॉजिटिव, एवरी सिंगुलर चल रहा है। ठीक है, और टू रिमेन, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, इन आइसोलेशन वगैरह, ठीक है, और यहाँ पर आकर टू प्रोटेक्ट देयर, देयर अपने की अंग्रेजी देयर आई है, गलत। ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ देयर थोड़ी आ सकता है। टू प्रोटेक्ट हिज और हर फैमिली, ये आ सकता है, या तो हिज आ जाएगा अकेला, और या हिज और हर फैमिली, ये आ सकता है, हिज और हर ये आएगा। देयर का प्रयोग गलत है, एवरी कोरोना पॉजिटिव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देयर का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, और देखिए ऑलमोस्ट 2 months पास्ट, लगभग 2 महीने गुजर गए, अंडर लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन, लॉकडाउन की बंधनों के अंडर, बट नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट हैज़ बीन फाउंड, परंतु कोई प्रभावशाली ट्रीटमेंट नहीं पाया गया है फॉर दिस ग्लोबल एपिडेमिक सो फार, इस वैश्विक बीमारी के लिए सो फार, अभी तक। देखिए पूरा सेंटेंस एक ही है और अंत में जाकर ये सो फार एडवर्ब मिल रही है, यानी कि पूरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए। ठीक है ना, बीच में कहीं चेंज नहीं हो रहा, सब्जेक्ट चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट हैज़ बीन फाउंड, कोई प्रभावशाली ट्रीटमेंट नहीं पाया गया फॉर दिस ग्लोबल एपिडेमिक सो फार। अब इसके पहले देखिए क्या दे रखा, ऑलमोस्ट 2 months पास्ट, ये सेकेंड फॉर्म दे रखिए, पास्ट इंडेफिनिट हो गया है, जबकि सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पे पास्ट नहीं, 2 months हैव पास्ट, क्या होना चाहिए, हैव पास्ट। ठीक है, और अंतिम वाक्य देखिए, ऑल द प्रिकॉशंस विच आवर डॉक्टर्स आर प्रेस्क्राइबिंग टू प्रिवेंट कोरोना वायरस शुड बी फॉलोड सीरियसली बाई एवरी सिटीजन। ऑल द प्रिकॉशंस, सभी सावधानियां, विच आवर डॉक्टर्स आर प्रेस्क्राइबिंग टू प्रिवेंट कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारे डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, शुड बी फॉलोड सीरियसली, गंभीरतापूर्वक उनका अनुसरण पालन करना चाहिए, बाई एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक के द्वारा। अब एक नज़र से देखने पर तो कोई एरर डिटेक्ट नहीं हो रही, लेकिन देखो आप रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसको पूरा छान लो, विच का प्रयोग हो रहा है ना, अब विच के पहले देख लो, प्रिकॉशंस के लिए आया विच आएगा, लेकिन प्रिकॉशन के पहले ऑल भी तो लग रहा है ना, ऑल, ऑल होने पर दैट आता है, विच का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ऑल द प्रिकॉशंस दैट आवर डॉक्टर्स आर प्रेस्क्राइब, तो विच की जगह यहाँ पर दैट का प्रयोग। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बताई हुई बात है कि थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन एरर डिटेक्ट करने के वीडियो लंबे ही बनेंगे, थोड़ी देर आपको ध्यान से पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। जल्दी ही मैं सेकंड स्टेप के जो तरीके हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, और सेकंड स्टेप में आपको पूरी तरह से एरर डिटेक्ट करने की प्रत्येक बात बता दी जाएगी। अगले वीडियो में प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंस और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में बहुत ज़्यादा एरर्स होती हैं, ये सभी जल्दी ही आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी और ज़्यादा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।